भयानक सांस ने बहू के शरीर को काट डाला और उसे एक फोम बॉक्स में भरकर लड़की के परिवार को भेजा। जरा सोचिए कि नवविवाहित बहू कैसे गायब हो गई। अगले दिन परिवहन स्टेशन पर खून से सना एक फोम बॉक्स मिला। इसे लड़की के परिवार को उपहार के रूप में भेजा गया था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि घटना का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी सास थी। इस खौफनाक त्रासदी के पीछे क्या हुआ? नवंबर के अंत में 2066 में चिरंग जिले के मैचन जिले के पावाई गांव में हल्की बारिश हो रही थी। जैसे आकाश से पतले रेशम के धागे गिर रहे हों। कोहरा खेतों और बागों को ढंक रहा था। जस्ती छत पर बारिश की आवाज धीमी थी। सुबह की हवा ठंडी थी, जैसे गीला कपड़ा त्वचा को छू रहा हो। मुर्गे की आवाज एक दो बार सुनाई दी और फिर शांत हो गई। आम तौर पर यह गांव धीरे धीरे जागता है। पानी के डिब्बे खींचने की आवाज, लकड़ी के दरवाजे खोलने की आवाज और सुबह की शुभकामनाओं की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उस दिन असामान्य शांति थी, जैसे पूरा गांव सांस रोक रहा हो। पत्ता गोभी के खेत के किनारे एक लकड़ी के घर में चांद सरखम नाम की एक विधवा रहती थी। उसके बाल सफेद थे, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। 20 साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद से वह अपने इकलौते बेटे इंद्र के साथ रहती थी। ग्रामीणों का कहना है कि चांद सरखम एक मजबूत महिला है, लेकिन वह जिद्दी भी है। जो वह सोचती है कि सही है, उस पर बहस करना मुश्किल है। इंद्र एक ट्रक सहायक के रूप में काम करता है, जो सब्जियों को चिरंग शहर के नए बाजार में पहुंचाता है। उसने लामपांग की 28 वर्षीय युवती नोई डाओरुएंग से शादी की, जो गांव के कपड़ा समूह में काम करने आई थी। डाओरुएंग प्यारी, फुर्तीली और विनम्रता के लिए जानी जाती है। शुरू में कई लोगों को उम्मीद थी कि वह लकड़ी का घर एक गर्म स्थान बन जाएगा, जहां खाने की मेज पर 3 प्लेटें होंगी, रात में 3 प्रार्थनाएं होंगी। लेकिन गांव में जीवन एक जटिल कपड़ा है। थोड़ा उलझने से एक बड़ी गांठ बन सकती है। बहू को घर की देखभाल करनी चाहिए। चांद सरखम की आवाज एक रात रसोई से आई। अगर तुम काम से लौटकर फोन में बिजी रहोगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन तीखी थी। डाओरुएंग अक्सर चुप रहती थी और सिर्फ आह भरती थी। फिर वह चूल्हे के सामने झुक जाती थी। इंद्र, जो अक्सर दहलीज पर बैठता था, बस देखता रहता था, मानो सांत्वना देना चाहता हो। लेकिन समय कम था, उसे काम पर जाना था। जब बारिश का मौसम आया तो छोटी छोटी खबरें बारिश के साथ गिरने लगीं। मंदिर में बातचीत में फुसफुसाहटें सुनाई दीं कि डाओरुएंग चुपके से अपने घर पैसे भेज रही है। चांद सरखम ने सुना और उसका चेहरा सख्त हो गया। दूसरी ओर इंद्र ट्रक की मरम्मत के लिए ठोड़ छुपा रहा था। छोटी छोटी धाराएं, डाओरुएंग का धन और इंद्र का कर्ज घर के नीचे धीरे धीरे रिसने वाले पानी की तरह थे, जो लकड़ी के खंभों को खोखला कर देते। उस रात बारिश तेज हो गई। रसोई में तेल का दीपक हिल रहा था। लकड़ी की दीवार पर 2 आकृतियों की छायाएं डाल रहा था, एक पतला, दूसरा लंबा। इंद्र ने अपनी मां को अलविदा कहा, अपनी मां को हल्के से सहलाया और अपनी पत्नी का हाथ धीरे से पकड़ा। जल्दी लौटना, डाओरुएंग ने धीमी आवाज में कहा। इंद्र थोड़ा हिचकिचाया, फिर बारिश से होते हुए ट्रक की ओर दौड़ा। इंजन की आवाज गड़गड़ाती रही, फिर पहियों की आवाज कोहरे में गायब हो गई। एक छोटा सा बांस का दरवाजा, जिसे आमतौर पर पत्थर से सहारा दिया जाता था, उस रात कसकर बंद था। आंटी माली, जो देर से घर लौट रही थीं, हैरान रह गईं। मैंने उन्हें कभी बाड़े को बंद करते नहीं देखा, उसने बड़बड़ाई, जल्दी से छाते के नीचे कदम बढ़ाते हुए। बाड़े के बंद होने के बाद क्या हुआ, यह केवल भगवान और लकड़ी की दीवारों को पता था। गांव में समय धीरे धीरे बीतता गया। जो शब्द पूरे दिन दबा दिए गए थे, वे अंत में रसोई में फूट पड़े। धन और भोजन की बातें, घर भेजे जाने वाले धन की बातें, सास की असंतुष्टि की बातें, जो महसूस करती थी कि यह घर उसकी मेहनत से बना है। एक पत्नी का दिल जो चाहता था कि कोई उसे सुने, और उनके बीच इंद्र की खाली कुर्सी, वह शून्यता जो अक्सर छोटी आवाजों को बढ़ा देती है। भोर के करीब हवा तेज हो गई। मंदिर में अजान बुनमी लकड़ी की खिड़कियां बंद कर रहे थे। उन्होंने चांद सरखम के घर की रसोई से रोशनी देखी। दूर तक रोशनी जल रही थी। कल मुझे फिर बात करनी होगी, उन्होंने बड़बड़ाई, उस सलाह के बारे में सोचकर जो उन्होंने पहले दी थी। शायद इंद्र और डाओरुएंग को एक छोटे से घर में अलग रहने की जरूरत है, ताकि सांस लेने के लिए दूरी और जगह मिल सके। नई सुबह आई। बारिश अभी भी नहीं थमी थी। कोहरा घना था। चांद सरखम सफेद फोम के डिब्बे के साथ राजमार्ग की ओर तेजी से चल रही थी। मुझे यह लामपांग में या के घर पर छोड़ दो, उसने अंकल सोमबाट से कहा, जो सब्जी का ट्रक चलाते थे। डिब्बे को पीछे की ओर रख दिया गया, जो सब्जी की बोरियों के बीच सैंडविच किया गया था।
गांव में किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। एक दूसरे के सामान देना सामान्य बात है, लेकिन रहस्य अक्सर साधारण चीजों में छिपे होते हैं, जैसे कि खलिहान की चाबी, रसोई में तेल का दीपक या एक सफेद फोम का डिब्बा। और रहस्य बारिश के पानी की तरह है, जो हमेशा खुद को प्रकट करने का रास्ता खोजता है। उस दिन चियांग राय यात्री टर्मिनल 1 पर एक लंबे समय से छिपा रहस्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। स्पष्ट रूप से उस छोटे पहाड़ी गांव को पहले जैसा नहीं बना रहा था। उस सुबह चियांग राय यात्री टर्मिनल व्यस्त था। तेल और तले हुए खाद्य पदार्थों की गंध हवा में तैर रही थी। बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैचन, चियांग राय बस यात्रियों और ग्रामीणों की ओर से उपहारों के साथ आई थी। अंकल सोमबाट ट्रक से उतरे और पीछे के कोने में सफेद फोम के डिब्बे की ओर इशारा किया। पावाई के घर से उपहार। उन्होंने नीली टी शर्ट पहने हुए एक युवक को बुलाया। डाउरुएंग के दूर के रिश्तेदार बॉय डिब्बे को उठाने के लिए चले गए। जब उसने डिब्बे को उठाया तो उसके हाथ ने असामान्य ठंडक और फिसलन महसूस की। उसकी भौहें चढ़ गईं। यह गंध अजीब है चाचा, मछली या चिकन की तरह नहीं। अंकल सोमबाट ने कंधे उचकाए। चांद सरखम ने कहा कि यह ताज़ा मांस है, जिसे लामपांग में परिवार को दिया जाना है। जैसे ही लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ लोगों ने अपनी नाक पकड़ ली। रुज नाम के एक बच्चे ने सुझाव दिया, इसे खोलना बेहतर है भाई, मुझे डर है कि यह खराब हो जाएगा। अगर अंदर कोई मरा हुआ है तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बॉय हिचकिचाया। उपहार घर ले जाने के लिए होते हैं, न कि टर्मिनल पर खोलने के लिए। लेकिन संदेह बढ़ता ही गया। खैर, इसे थोड़ा सा खोलो ताकि हम जान सकें। रुज ने फलों की स्टाल से एक कटर उठाया। गोंद के फटने की आवाज आई। जैसे ही ढक्कन आधा खुला, ठंडी हवा तेज गंध के साथ निकली। यह एक धातु की गंध थी, जंग की गंध, खून की गंध जो इतनी घनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग स्वाभाविक रूप से पीछे हट गए। भगवान बचाओ, एक महिला चिल्लाई। बॉय के हाथ से चाकू गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह साधारण मांस नहीं है। टर्मिनल में अराजकता फैल गई। कुछ भाग गए, कुछ चिल्लाए, कुछ ने जल्दी से पुलिस को बुलाया। अंकल सोमबाट जमीन पर गिर गए। चांद सरखम के सपाट चेहरे के बारे में सोच रहे थे जब उसने यह डिब्बा छोड़ा था। मैचन पुलिस स्टेशन और चियांग राय प्रांतीय पुलिस की कारें जल्द ही आ गईं। अधिकारियों ने पीले टेप से क्षेत्र को बंद कर दिया। सरावत तानकोर्न, एक वरिष्ठ खोजी पुलिस अधिकारी, अपने भरोसेमंद सहयोगी मूत क्रैंकराई के साथ दस्ताने पहने हुए, उन्होंने डिब्बे में जो कुछ था उसे पूरी तरह से खोल दिया। जो सामने आया उसने सबको चुप करा दिया। मानव शरीर के अंगों को लापरवाही से लपेटा गया था। कुछ को रबर बैंड से बांधा गया था, कुछ को छोड़ दिया गया था। एक महिला मुत क्रैंकराई ने बड़बड़ाई, यहां काटे जाने के निशान हैं, यह कसाईखाना है। टर्मिनल में शोर शांत हो गया। जस्ती छत पर बारिश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कुछ व्यापारियों ने जल्दी से अपनी दुकानें बंद कर दीं। चांद सरखम का नाम एक खौफनाक बातचीत में लिया जाने लगा। बॉय को पूछताछ के दौरान कांप रहे थे। मुझे बस लेने के लिए कहा गया था, उसने कहा। चांद सेक्सनम ने कहा कि यह लामपांग में परिवार के लिए एक उपहार है। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। सारावत तानकोर्न ने सिर हिलाया। इस डिब्बे को तुरंत चियांगराय प्राचानुक्रो अस्पताल में भेज दो। दूसरी टीम को पावाई गांव में जाओ। सबूतों को नष्ट न होने दो। खबर तेजी से फैली। टर्मिनल से मुंह तक, पहाड़ी पर मंदिर तक। अजान बुनमी, जो प्रार्थना कर रहे थे, रुक गए। उन्हें चांद सरखम के घर की रसोई से रोशनी याद आई, जो देर रात तक जलती रही। उनके मन में जो डर था वह अब सच हो गया था। बुद्ध धम्मो संघो, इस गांव की रक्षा करो, उन्होंने फुसफुसाया। उसी समय पावाई गांव में लकड़ी के घर में चांद सोलाखम पोर्च पर बैठी थी। वह बाजार से ताज़ा चिकन और सब्जियां लेकर लौटी थी। पड़ोसी आंटी टिम ने अभिवादन किया। आप बहुत सारा सामान खरीद रही हैं, चांद सोलाखम। क्या कोई कार्यक्रम है? चांद सोलाखम थोड़ा मुस्कुराई। कुछ रिश्तेदार मुझे मिलने आ रहे हैं। उसकी मुस्कान स्थिर थी, जैसे कि बाहर कोई बड़ा तूफान न हो, जबकि उसका नाम एक खौफनाक कहानी के साथ जोड़ा जा रहा था। पुलिस उस दोपहर गांव की ओर बढ़ने लगी। उनके टायरों को बिना रुके बारिश ने अंधा कर दिया था, और वह बारिश एक पर्दे की तरह थी जो सच्चाई को छुपा रही थी, जिसे जल्द ही उजागर किया जाएगा। उस दिन चियांग राय हिल गया। भूकंप के कारण नहीं, बल्कि एक सफेद फोम के डिब्बे से उजागर हुए एक अंधेरे रहस्य के कारण। बारिश अभी भी धरती की सड़कों पर बरस रही थी, क्योंकि 2 पुलिस कारें पावाई गांव में आ रही थीं। बाढ़ का पानी बांस के बाड़ पर छिड़का, कीचड़ को घरों की दीवारों पर बिखेर दिया। बच्चे जो गलियों में पतंग उड़ाते थे, जल्दी से सड़क के किनारे छिप गए और कारों को चौड़ी आंखों से देखा। वयस्क दरवाजे के पीछे फुसफुसा रहे थे,
कुछ खिड़की के माध्यम से छिपकर देख रहे थे। चांद सखान का नाम उनसे पहले ही पहुंच चुका था, जो टर्मिनल की खबर के साथ उंगलियों के पोर से ज्यादा तेजी से फैला था। पत्ता गोभी के बगीचे के किनारे का लकड़ी का घर सामान्य लग रहा था। रसोई से धुएं का एक पतला कश निकल रहा था। सब्जियों की गंध मंद थी, जिससे वातावरण स्थिर लग रहा था। लेकिन अधिकारी के कदम भारी महसूस हुए, क्योंकि उन्होंने घर के सामने धरती के आंगन पर कदम रखा। सरावत तानाकोर्न ने अपने काले छाते को बंद कर दिया और प्रक्रिया का पालन किया। उसके बगल में मुथ क्रैंकराई ने दस्ताने और कैमरा तैयार किया था। घर का दरवाजा खुला और चांद सोआंखम एक सरोंग में लिपटी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा सपाट था। क्या मामला है? उसने बिना घबराए पूछा। हमें आपको स्टेशन पर बयान देने के लिए आमंत्रित करना होगा और हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी, सरावत तानाकोर्न ने मजबूती से जवाब दिया। चांद खेरखम ने एक पल के लिए देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। आगे बढ़ो, मेरा घर खुला है, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस घर में दाखिल हुई। रसोई में लकड़ी की गंध धुंधली थी। फ्राइंग पैन में अभी भी गर्म तेल था। मेज पर आधा कटा हुआ वाटर स्पिनच पड़ा हुआ था, जैसे कि जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा हो। लेकिन जासूसों की आंखों ने असामान्य विवरणों को जल्दी से पकड़ा। मेज के पास फर्श पर मुथ क्रैंगक्राई घुटने के बल बैठ गया। लकड़ी के खांचे पर एक टॉर्च चमका रहा था। यहां लाल भूरे रंग के दाग हैं, सरावत, बारिश के कारण मिट गए हैं, उसने कहा। उन्होंने खून के धब्बों को स्वाब किया। एक कोने में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी, जो चाकू के निशानों से ढकी हुई थी। मुथ क्रैंगराई ने लकड़ी के खांचे पर एक टॉर्च चमकाया और काले रंग का एक लंबा बाल फंसा हुआ पाया। यह पीड़ित का हो सकता है, उसने फुसफुसाया। इसे सबूत के डिब्बे में डाल दो, सरावत तानाकोर्न ने आदेश दिया। विवरणों को कैद करो, कुछ भी न छोड़ो। डिश रैक के नीचे उन्हें एक बड़ा कुल्हाड़ी मिला। ब्लेड अभी भी नम था, उस पर धुंधले रंग के निशान थे। पास में एक मुड़ी हुई चांदी की चूड़ी पड़ी थी, जिसे पड़ोसियों ने डाउरुएंग के रूप में पहचाना था। चांद थोटम हॉल में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ कपड़े के किनारों को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर घूरती हुई थीं। आंटी टिम, जो छिपकर देख रही थीं, को ठंडी हवा लग रही थी। वह इतनी शांत कैसे रह सकती है? उसने फुसफुसाया। घर में इतने सारे निशान के साथ तलाश पिछवाड़े तक जारी रही। एक आम के पेड़ के पास की धरती को हाल ही में खोदा हुआ लग रहा था। मुथ क्रैंकराई ने धीरे से एक कुदाल का इस्तेमाल किया और जल्द ही उन्होंने एक नीला प्लास्टिक का सैंडल पाया, जिसके किनारे पर डाउरुएंग का नाम लिखा हुआ था। सैंडल का पट्टा टूटा हुआ था और कीचड़ से सना हुआ था। निश्चित रूप से पीड़ित का, सरावत तानाकोर्न ने कहा। सरावत तानाकोर्न ने उस जोड़ी के सैंडल को लंबे समय तक घूर कर देखा, इससे पहले कि उसने कहा, खोजे जाने का समय नोट करो, तस्वीरें लो, सबूत के डिब्बे में डालो। जांच कुएं तक जारी रही। कुएं में पानी सामान्य से ज्यादा मैला था। जब उन्होंने उपकरणों का इस्तेमाल किया, तो वे एक बड़ा प्लास्टिक का डिब्बा खींचने में सक्षम थे, जिसे कसकर बांधा गया था। खोलने पर उन्होंने महिलाओं के कपड़े पाए, जो गहरे भूरे रंग के धब्बों से सना हुआ थे। हालांकि फीका फूलों का पैटर्न और शॉल का बैंगनी रंग पड़ोसियों को याद है। ये कपड़े उसी के हैं जो डाउरुएंग ने पिछली रात पहने थे, सरावत, पड़ोसियों के बयानों के अनुसार। सरावत तानाकोर्न ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, फिर सिर हिलाया। सभी सबूत सुसंगत हैं। हॉल में कुएं में कपड़ों के बारे में पूछे जाने पर चांद साखंखा ने संक्षिप्त जवाब दिया, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी ने चुपके से आकर उन्हें छोड़ दिया हो। सरावत तानाकोर्न ने अपना माथा सिकोड़ लिया। पिछली रात खलिहान का दरवाजा कसकर बंद था। केवल आपके और इंद्र को कुंजी मिली। घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे। चांद थाम ने आंखें मिचमिचाईं। मैं बूढ़ी हूं, मेरी आंखें कमजोर हैं, हो सकता है कि मैं नहीं देख पाई। उस जवाब ने कई अधिकारियों को एक दूसरे को देखने के लिए मजबूर कर दिया। यह न केवल अविश्वसनीय था, बल्कि चिंता से रहित शांत स्वर एक डरावना संकेत था। शाम होने पर इंद्र पहुंचा। वह बारिश से होकर दूर से भाग गया, हाँफ रहा था। उसने देखा कि आंगन पीले टेप से भरा हुआ है, पड़ोसी भीड़ में देख रहे हैं और पुलिस इधर उधर चल रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सरावत, क्या हो रहा है? उसने आवाज में कंपन के साथ पूछा। सरावत तानाकोर्न ने अपनी आंखों से घूर कर देखा। इंद्र, हमें डाउरुएंग के लापता होने के संबंध में आपकी मां से जोड़ने वाले सबूत मिले हैं। हमें उससे एक बयान की आवश्यकता है। इंद्र सेठ था यहां तक कि करीब गिर गया। उसकी आंखें अपनी मां को देख रही थीं, जो बस अपना सिर झुकाए हुए थीं। मां, क्या यह सच है? उसकी आवाज टूट गई।
चांदथोत्तम ने जवाब नहीं दिया। उसके हाथ कपड़ों को और कसकर पकड़े हुए थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बाहर से आंटी टिम ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसे पिछली रात की अजीब आवाज याद आई। भारी चीजों के घसीटने की आवाज, कुएं से लगातार पानी निकालने की आवाज। उस समय उसने सोचा था कि वह बस एक बड़ी मुर्गी को धो रही है। अब स्मृति के सभी टुकड़े एक भयानक तस्वीर से जुड़े थे। बारिश तेज होस। रात बारिश अभी भी पड़ रही थी, क्योंकि पुलिस की कारों ने चांद सरखम को थाने में ले जाया था। खंभों की रोशनी कोहरे में टिमटिमा रही थी, जिससे तनावपूर्ण माहौल बढ़ रहा था। कार में चांद खंबा शांत बैठी थी, जैसे कि यह यात्रा सामान्य थी। इंद्र अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल पर गीला पीला चेहरा लेकर आया था। पुलिस स्टेशन में पूछताछ कक्ष सरल लग रहा था। पुरानी दीवारें, लकड़ी की मेज और लटकती हुई नियॉन बत्तियां। सरावत तानाकोण विपरीत दिशा में बैठा था, जबकि मुत क्रैंकराई एक नोटबुक के साथ बगल में खड़ा था। काली कॉफी के 2 कप धुआं रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ नहीं। श्रीमती चांद, सरबत, आप हर शब्द का आनंद लेते हैं। सरावत तानाकोण की आवाज कम थी, लेकिन संतुलित थी। हमें आपके घर में सारे सबूत मिल गए हैं। बाल, जूते, कपड़े और कुल्हाड़ी, सब कुछ डाओरुएंग की ओर इशारा करता है। क्या आप कुछ समझाना चाहेंगी? चांद सा खंभा ने मेज की ओर देखा, अपने कपड़े के किनारों को जकड़ा, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाए। मुझे नहीं पता, मुझ पर लापरवाही से आरोप न लगाओ, मुत क्रैंकराई ने कहा। लेकिन पिछली रात खलिहान का दरवाजा कसकर बंद था। चाबियां केवल आपके और इंद्र के पास थीं। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। चांद खांखा ने अपनी आंखें तेजी से झपकाईं, लेकिन उसकी आवाज सपाट रही। हो सकता है कि किसी ने चाबी की नकल बनाई हो। मुझे कुछ नहीं पता। सरावत तानाकोण ने डाओरुएंग के नाम के साथ कीचड़ से सना एक नीला सैंडल दिखाया। हमें यह आपके घर के पीछे मिला। आप इसे कैसे समझाएंगी? चांद शाखंग ने उस तस्वीर को लंबे समय तक देखा। उसके होंठ कसकर बंधे हुए थे। घर में बहुत सारी चीजें हैं, शायद यह वहां कहीं गिर गई होंगी। कमरा शांत हो गया। केवल बारिश की आवाज थी, जो जस्ती छत को पीट रही थी। इंद्र को बुलाया गया। उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ था। वह धीरे धीरे बैठ गया और अपनी मां को देखा। मां, बताओ कि यह सच नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। सरावत तानाकोर्ण ने इंद्र की ओर देखा। हमें बताओ कि पिछली रात तुम्हारे जाने से पहले क्या हुआ था। इंद्र ने थूक निगली और धीरे धीरे कहा, शाम को डाओरुएंग देर से लौटी। उसने अभी भी खाना पकाया, लेकिन माहौल ठंडा था। मां चूल्हे पर चुपचाप बैठी थी। जब मैं जाने वाला था, डाओरुएंग ने मुझे देखा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं कहा। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण तर्क था, तो मैं अपने चेहरे से हाथ ढोंक लिया था। अगर मैं उस रात बाहर नहीं जाता तो? उसकी आवाज हाँफ रही थी। मुत क्रैंकराई ने तेजी से लिखना शुरू कर दिया। तो घर में केवल तुम्हारी मां और डाओरुएंग थीं? इंद्र ने कमजोर होकर सिर हिलाया। हां, सिर्फ 2 लोग। सरावत तानाकोण चांद थाम की ओर मुड़ा। श्रीमती, यह स्पष्ट है कि वहां सिर्फ आप और डाओरुएंग थे। अब डाओरुएंग गायब है। आप क्या छिपा रही हैं? चांद खंबा ने अपनी ठुड्डी उठाई, सीधे आगे घूर रही थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका बेटा सुरक्षित था। उस वाक्य ने सबको चुप करा दिया। इंद्र का चेहरा बदल गया। मां, तुम्हारा क्या मतलब है? डाओरुएंग मेरी पत्नी है। सुरक्षित कौन है? चांद टखक की नजर एक पल के लिए चमकी। तुम नहीं समझते। वह सिर्फ समस्या लाएगी। तुम्हारे पैसे, तुम्हारा समय, सब कुछ उससे चूस लिया जाएगा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं किसी को तुम्हें बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। इंद्र ने अपनी कुर्सी धकेली, जिससे वह नीचे गिर गई। मां, क्या यही वजह है कि मां ने मेरी पत्नी को मेरी रक्षा के लिए? उसकी आवाज हाँफ रही थी। उसका हाथ कांप रहा था। सरावत तानाकोर्ण ने 2 अधिकारियों को इंद्र को सांत्वना देने और उसे बाहर ले जाने का संकेत दिया। दबी हुई रोने की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी। कमरे में सरावत तानाकोर्ण ने झुककर कहा, श्रीमती, सच्चाई कबूल करने से चीजों को आसान बनाने में मदद मिलेगी। यदि आप अभी भी इनकार करती हैं, तो सबूत काफी ठोस हैं। चांद शेओखम ने गहरी सांस ली। मैंने इंद्र को अकेले पाला। हर पसीना और हर निशान उसके लिए था। मैं अपनी सारी मेहनत को एक ऐसी महिला के कारण बर्बाद होते नहीं देखूंगी, जो एहसान नहीं जानती। मुत क्रैंकराई ने सरावत तानाकोर्ण को देखा कि क्या उस वाक्य ने किसी तरह से स्वीकृति दी है, लेकिन चांद थाउखम तुरंत ही सुरक्षा कैमरे की ओर मुड़ गई। लेकिन मैंने नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। कमरा फिर से शांत हो गया। नियॉन बत्तियां गुलजार हो रही थीं। बारिश तेज हो गई। वेटिंग रूम में इंद्र अपने चेहरे को अपनी हथेली में झुकाकर बैठा था।
अजान बुनमी चले गए और उसे सहलाया। अच्छी आत्मा करो। योम, जीवन एक परीक्षा है। कभी कभी मां का अपने बेटे के प्रति प्यार और पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार एक दूसरे का परीक्षण करते हैं। अपने दिल को चकनाचूर ना होने दो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि एक बच्चे की प्रार्थना कभी अपने माता पिता से नहीं हटती। इंद्र ने धीरे से सिर हिलाया, आंसुएं चुपचाप बह रहे थे। उसके मन में डाउरुएंग के कोमल चेहरे की तस्वीर उसकी मां के थके हुए चेहरे से बारी बारी से आ रही थी, और दोनों तस्वीरें आपस में टकरा गई थीं, जिससे एक घाव हो गया था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। आधी रात में पूछताछ अस्थायी रूप से रोक दी गई। चांद सेव को एक सेल में ले जाया गया। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह लकड़ी के बेंच पर बैठी, सिर झुकाए। उसके हाथ अभी भी अपने कपड़ों को जकड़े हुए थे, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कोई आंसू नहीं थे, बस एक खाली निगाह थी। बाहर सरावत तानाकॉर्न मुत क्रैंक्राई से धीरे से बात कर रहा था। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, इसके पीछे दिल में लंबे समय तक रहने वाले घाव हैं। कल हमें इससे और गहराई से छानबीन करनी होगी। मुत क्रैंक्राई ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि श्रीमती चांद सेक हम अभी भी कुछ छिपा रही हैं। उसके शब्द अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यह देखने के लिए पर्याप्त हैं। सरावत तानाकॉर्न उस खिड़की को देख रहा था जिस पर ठंड जम गई थी। उस रात बारिश की ठंडक मानव हृदय की ठंडक के साथ मिल गई, और यह किसी भी ठंडक से अधिक भारी थी। बारिश अभी भी पड़ रही थी जब धीरे धीरे चियांग राय में सुबह हो रही थी। मैचन को कोहरे और हड्डी को ठंडा करने वाली ठंडक में लिपटा हुआ लग रहा था। सारी रात चुप रहने के बाद चांद थोटम को फिर से पूछताछ कक्ष में बुलाया गया। उसका चेहरा पीला था, उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी कठोर थीं। उसने अभी भी कपड़े नहीं छोड़े थे। मेज के विपरीत दिशा में सरावत तानाकॉर्न एक मोटी फाइल के साथ बैठा था। मुत क्रैंक्राई हर शब्द को लिखने के लिए बगल में खड़ा था। सरावत तानाकॉर्न ने एक नरम लेकिन शांत स्वर के साथ बातचीत शुरू की। श्रीमती चांद शाखा, कल रात आपने जोर दिया कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन सबूत और गवाह के बयान बहुत स्पष्ट हैं। मैं आपको आखिरी बार मौका दे रहा हूं। मुझे बताएं कि उस बारिश की रात क्या हुआ था। कमरा शांत था, चांद था। क्रैक अपनी आंखें झपका रही थी, जैसे वह कुछ दबा रही हो। वह एक पल के लिए स्थिर रही, इससे पहले कि वह धीरे धीरे सांस ले। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में निकली। उस रात घर में सिर्फ मैं और डाउरुएंग थे। इंद्र सब्जी गाड़ी के साथ चला गया था। बारिश तेज हो रही थी, हवा घर की दीवारों में से आ रही थी। मैं रसोई में बैठी थी, वह कुएं के पास बर्तन धो रही थी। सरावत तानाकॉर्न ने उसे नहीं रोका, उसने उसे धीरे धीरे बोलने दिया। चांद खैरखम ने कांपती आवाज में जारी रखा। मुझे हमेशा उसके पैसे के बारे में संदेह रहा है। यह कभी स्पष्ट नहीं था। आधा हमेशा लामपांग में परिवार को वापस भेज दिया जाता था। मैं चुप रही, लेकिन मेरा दिल जल रहा था। उस रात मैंने उससे सीधे पूछा, तुम्हारे सारे पैसे कहाँ जाते हैं? तुम क्या छिपा रही हो? उसने एक स्पष्ट चेहरे के साथ जवाब दिया, क्या मैं अपने माता पिता को भेजने में गलत कर रही हूं? उन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने इंद्र को अकेले पाला, लेकिन उसने अपने परिवार को मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उसके हाथ अपने कपड़ों को और कसकर जकड़ रहे थे। फिर मैंने फोन के बारे में बात की। मैंने उसे एक आदमी से बात करते हुए सुना था। उसने इनकार किया, कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त है। लेकिन जिस तरह से उसने तुरंत फोन काट दिया, जिस तरह से उसकी आंखें कुछ छिपा रही थीं, मुझे यकीन था कि वह सिर्फ एक दोस्त नहीं है। सरावत तानाकॉर्न आगे झुका। आगे क्या हुआ? चांद सोलाखम ने नियॉन रोशनी की ओर देखा जो खाली चमक रही थी। हमने बहस की। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन हमारी चीखें उससे भी तेज थीं। उसने कहा, मां को मेरे और भाई इंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन शब्दों ने मुझे अंधा बना दिया। मैं उठी और उसे देखा। वह कुर्सी पर ठोकर खाकर पीछे हट गई। कुल्हाड़ी मेज पर पड़ी थी। मैंने ऐसा करने का इरादा नहीं किया, लेकिन मेरे शरीर में खून उबल रहा था। मैंने कहा, अगर तुम अच्छी पत्नी नहीं बन सकती हो तो यहां से निकल जाओ। उसकी आवाज कर्कश हो गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। इससे पहले कि वह एक सपाट आवाज में जारी रखे, वह गिर गई। उसका सिर लकड़ी के मेज के किनारे से टकरा गया। खून बह रहा था। उस समय मैं मदद कर सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और घूम रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा और अपने दिल में फुसफुसाया, अगर वह गायब हो जाती है तो इंद्र मेरा हो जाएगा। कोई उसे मुझसे नहीं छीन पाएगा। उसने थूक निगली और धीमी आवाज में कहा। मैं उसके शरीर को रसोई में ले गई। बारिश तेज हो रही थी। गरज की आवाज हर आवाज को दबा रही थी। मैं जानती थी
कि मैं जो कर रही हूं वह गलत है, लेकिन दिमाग कुछ से बंधा हुआ लग रहा था। मैंने उसके शरीर को छिपा दिया, जिस तरह से किसी मां को नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बैग, फोम बॉक्स, मैंने सब कुछ अपने हाथों से किया। सुबह मैंने एक पड़ोसी को बताया कि मैं लामपांग में ताज़ा मांस भेज रही हूं। किसी को कोई संदेह नहीं था। सरावत तानाकोण ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, इससे पहले कि उसने एक दृढ़ निगाह के साथ अपनी आंखें खोल दीं। तो इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी किया वह आपके होश में था। चांद चूड़कम ने सिर हिलाया। हां, मैं होश में थी, लेकिन दिल ने इंद्र के लिए ऐसा करने को कहा। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी। कमरे के बाहर इंद्र उस आवाज को सुन रहा था जो दरवाजे से लीक हो रही थी। अपनी मां के शब्द उसके दिल में भाले की तरह चुभ रहे थे। उसके घुटने कमजोर हो गए। उसका सीना इतना सख्त हो गया कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वह खड़ा हो गया और ताज़ी हवा लेने के लिए इमारत से बाहर भाग गया। अजान जो इंतजार कर रहे थे उसके कंधे को सहलाने के लिए चले गए। योम, कभी कभी माता पिता का प्यार गलत दिशा में जाता है। अपने दिल को नष्ट न होने दो। अपनी मां के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपनी पत्नी को मत भूलो। दोनों अभी भी आपके जीवन का हिस्सा हैं। इंद्र सिर्फ अपना सिर हिला पाया। आंसू बिना किसी आवाज के बह रहे थे। उसके दिमाग में वह दो तरफा प्यार के बीच फंसा हुआ था जो आपस में टकरा रहा था, जिससे एक ऐसा घाव हो गया जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। उसी समय पूछताछ कक्ष में मुत क्रैंकराई ने लिखना बंद कर दिया। चिंता में सरावत तानाकोण की ओर देखा। सारावत, यह एक स्पष्ट कबूलनामा है। सारावत तानाकोण ने अनिश्चित रूप से सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने कम आवाज में पूछा, श्रीमती, आपके इस कबूलनामे को हमने रिकॉर्ड किया है और इसे अदालत में पेश किया जाएगा। क्या आपको कोई पछतावा है? चांद थोरम स्थिर रही। उसकी आंखें एक पल के लिए नम हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हथेली के पीछे से उन्हें पोंछ दिया, इससे पहले कि वह फिर से कठोर हो जाए। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे केवल इस बात का पछतावा है कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं किया। मुत क्रैंकराई चौंक गई। पेन लगभग उसके हाथ से गिर गया। सरावत तानाकोण ने एक कड़वा चेहरा लिए फाइल बंद कर दी। ठीक है, सब कुछ लिख लो। आज से चांद से खंग पहले से सोचे समझे कत्ल के मामले में एक संदिग्ध है। अधिकारी चांद खाम्फा को वापस सेल में ले गए। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह पहली बार था जब उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। उसने खाली दीवार को घूर कर देखा, मानो पूरी दुनिया सिकुड़कर इस छोटे से कमरे तक आ गई हो। सरावत तानाकोण देर तक उस खिड़की के सामने खड़ा रहा जो ठंड से ढकी हुई थी। मुत क्रैंकराई उसके पास गया। सरावत, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। सारावत तानाकोण ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कभी कभी दिल में लंबे समय तक रहने वाले घाव अकेलेपन के साथ मिलकर लोगों के दिल को पत्थर में बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करना मुश्किल है। दोनों चुप थे। केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। उस रात बारिश की ठंडक मानव हृदय की ठंडक में घुल मिल गई, और यह किसी भी ठंडक से ज्यादा भारी थी। बारिश के उन टैपों पर छिड़काव हो रहा था जो घर को घेरे हुए थे। पुलिस कैमरों से चमके लकड़ी की हर दरार, हर खून के धब्बे और मेज पर हर चाकू के निशान को रिकॉर्ड कर रही थीं। पड़ोसी बाड़े के पीछे भीड़ में देख रहे थे। कुछ धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे, कुछ बस डर से देख रहे थे। सरावत तानाकोण ने उस लकड़ी के घर को लंबे समय तक घूर कर देखा, इससे पहले कि उसने मजबूती से कहा, आज रात से यह घर अब सिर्फ एक ग्रामीण का घर नहीं है, यह एक अपराध स्थल है जहां सच्चाई को उजागर किया जाना चाहिए। उस रात बारिश अभी भी पड़ रही थी, क्योंकि पुलिस की कारों ने चांद सरखम को थाने में ले जाया था। खंभों की रोशनी कोहरे में टिमटिमा रही थी, जिससे तनावपूर्ण माहौल बढ़ रहा था। कार में चांद खंबा शांत बैठी थी, जैसे कि यह यात्रा सामान्य थी। इंद्र अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल पर गीला पीला चेहरा लेकर आया था। पुलिस स्टेशन में पूछताछ कक्ष सरल लग रहा था। पुरानी दीवारें, लकड़ी की मेज और लटकती हुई नियॉन बत्तियां। सरावत तानाकोण विपरीत दिशा में बैठा था, जबकि मुत क्रैंकराई एक नोटबुक के साथ बगल में खड़ा था। काली कॉफी के 2 कप धुआं रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ नहीं। श्रीमती चांद, सरबत, आप हर शब्द का आनंद लेते हैं। सरावत तानाकोण की आवाज कम थी, लेकिन संतुलित थी। हमें आपके घर में सारे सबूत मिल गए हैं। बाल, जूते, कपड़े और कुल्हाड़ी, सब कुछ डाउरुएंग की ओर इशारा करता है। क्या आप कुछ समझाना चाहेंगी? चांद सा खंभा ने मेज की ओर देखा, अपने कपड़े के किनारों को झकड़ा, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाए। मुझे नहीं पता।
मुझ पर लापरवाही से आरोप न लगाओ, मुतक्रैंकराई ने कहा। लेकिन पिछली रात खलिहान का दरवाजा कसकर बंद था। चाबियां केवल आपके और इंद्र के पास थीं। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। चांद खांखा ने अपनी आंखें तेजी से झपकाईं, लेकिन उसकी आवाज सपाट रही। हो सकता है कि किसी ने चाबी की नकल बनाई हो। मुझे कुछ नहीं पता। सरावत तानाकोर्न ने डाउरुएंग के नाम के साथ कीचड़ से सना एक नीला सैंडल दिखाया। हमें यह आपके घर के पीछे मिला। आप इसे कैसे समझाएंगी? चांद शाखंग ने उस तस्वीर को लंबे समय तक देखा। उसके होंठ कसकर बंधे हुए थे। घर में बहुत सारी चीजें हैं, शायद यह वहां कहीं गिर गई होंगी। कमरा शांत हो गया। केवल बारिश की आवाज थी जो जस्ती छत को पीट रही थी। इंद्र को बुलाया गया। उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ था। वह धीरे धीरे बैठ गया और अपनी मां को देखा। मां, बताओ कि यह सच नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। सरावत तानाकोर्न ने इंद्र की ओर देखा। हमें बताओ कि पिछली रात तुम्हारे जाने से पहले क्या हुआ था। इंद्र ने थूक निगली और धीरे धीरे कहा, शाम को डाउरुएंग देर से लौटी। उसने अभी भी खाना पकाया, लेकिन माहौल ठंडा था। मां चूल्हे पर चुपचाप बैठी थी। जब मैं जाने वाला था, डाउरुएंग ने मुझे देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं कहा। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण तर्क था, तो मैं अपने चेहरे से हाथ ढंक लिया था। अगर मैं उस रात बाहर नहीं जाता तो। उसकी आवाज हाँफ रही थी। मुतक्रैंकराई ने तेजी से लिखना शुरू कर दिया। तो घर में केवल तुम्हारी मां और डाउरुएंग थीं? इंद्र ने कमजोर होकर सिर हिलाया। हां, सिर्फ 2 लोग। सरावत तानाकोर्न चांद थाम की ओर मुड़ा। श्रीमती, यह स्पष्ट है कि वहां सिर्फ आप और डाउरुएंग थे। अब डाउरुएंग गायब है। आप क्या छिपा रही हैं? चांद खंबा ने अपनी ठुड्डी उठाई, सीधे आगे घूर रही थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका बेटा सुरक्षित था। उस वाक्य ने सबको चुप करा दिया। इंद्र का चेहरा बदल गया। मां, तुम्हारा क्या मतलब है? डाउरुएंग मेरी पत्नी है। सुरक्षित कौन है? चांद टक्खक की नजर एक पल के लिए चमकी। तुम नहीं समझते। वह सिर्फ समस्या लाएगी। तुम्हारे पैसे, तुम्हारा समय, सब कुछ उससे चूस लिया जाएगा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं किसी को तुम्हें बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। इंद्र ने अपनी कुर्सी धकेली, जिससे वह नीचे गिर गई। मां, क्या यही वजह है कि मां ने मेरी पत्नी को मेरी रक्षा के लिए? उसकी आवाज हाँफ रही थी। उसका हाथ कांप रहा था। सरावत तानाकोर्न ने 2 अधिकारियों को इंद्र को सांत्वना देने और उसे बाहर ले जाने का संकेत दिया। दबी हुई रोने की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी। कमरे में सरावत तानाकोर्न ने झुककर कहा, श्रीमती, सच्चाई कबूल करने से चीजों को आसान बनाने में मदद मिलेगी। यदि आप अभी भी इनकार करती हैं, तो सबूत काफी ठोस हैं। चांद शेओखम ने गहरी सांस ली। मैंने इंद्र को अकेले पाला। हर पसीना और हर निशान उसके लिए था। मैं अपनी सारी मेहनत को एक ऐसी महिला के कारण बर्बाद होते नहीं देखूंगी, जो एहसान नहीं जानती। मुतक्रैंकराई ने सरावत तानाकोर्न को देखा कि क्या उस वाक्य ने किसी तरह से स्वीकृति दी है, लेकिन चांद थाउखम तुरंत ही सुरक्षा कैमरे की ओर मुड़ गई। लेकिन मैंने नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। कमरा फिर से शांत हो गया। नियॉन बत्तियां गुलजार हो रही थीं। बारिश तेज हो गई। वेटिंग रूम में इंद्र अपने चेहरे को अपनी हथेली में झुकाकर बैठा था। अजान बुनमी चले गए और उसे सहलाया। अच्छी आत्मा करो, योम। जीवन एक परीक्षा है। कभी कभी मां का अपने बेटे के प्रति प्यार और पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार एक दूसरे का परीक्षण करते हैं। अपने दिल को चकनाचूर न होने दो। प्रार्थना करते रहो, क्योंकि एक बच्चे की प्रार्थना कभी अपने माता पिता से नहीं हटती। इंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। आंसुएं चुपचाप बह रहे थे। उसके मन में डाउरुएंग के कोमल चेहरे की तस्वीर उसकी मां के थके हुए चेहरे से बारी बारी से आ रही थी, और दोनों तस्वीरें आपस में टकरा गई थीं, जिससे एक घाव हो गया था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। आधी रात में पूछताछ अस्थायी रूप से रोक दी गई। चांद सेव को एक सेल में ले जाया गया। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह लकड़ी के बेंच पर बैठी, सिर झुकाए। उसके हाथ अभी भी अपने कपड़ों को जकड़े हुए थे, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कोई आंसू नहीं थे, बस एक खाली निगाह थी। बाहर सरावत तानाकोर्न मुतक्रैंकराई से धीरे से बात कर रहा था। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है। इसके पीछे दिल में लंबे समय तक रहने वाले घाव हैं। कल हमें इससे और गहराई से छानबीन करनी होगी। मुतक्रैंकराई ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि श्रीमती चांद सेक हम अभी भी कुछ छिपा रही हैं। उसके शब्द अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यह देखने के लिए पर्याप्त हैं। सरावत तानाकोर्न उस खिड़की को देख रहा था जिस पर ठंड जम गई थी। उस रात बारिश की ठंडक मानव हृदय की ठंडक के साथ मिल गई।
और यह किसी भी ठंडक से अधिक भारी थी। बारिश अभी भी पड़ रही थी जब धीरे धीरे चियांग राय में सुबह हो रही थी। मैचन को कोहरे और हड्डी को ठंडा करने वाली ठंडक में लिपटा हुआ लग रहा था। सारी रात चुप रहने के बाद चांद थोटम को फिर से पूछताछ कक्ष में बुलाया गया। उसका चेहरा पीला था, उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी कठोर थीं। उसने अभी भी कपड़े नहीं छोड़े थे। मेज के विपरीत दिशा में सरावत तानाकोर्न एक मोटी फाइल के साथ बैठा था। मुत क्रैंगक्राई हर शब्द को लिखने के लिए बगल में खड़ा था। सरावत तानाकोर्न ने एक नरम लेकिन शांत स्वर के साथ बातचीत शुरू की। श्रीमती चांद शाखा, कल रात आपने जोर दिया कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन सबूत और गवाह के बयान बहुत स्पष्ट हैं। मैं आपको आखिरी बार मौका दे रहा हूं। मुझे बताएं कि उस बारिश की रात क्या हुआ था। कमरा शांत था, चांद था। क्रैक अपनी आंखें झपका रही थी, जैसे वह कुछ दबा रही हो। वह एक पल के लिए स्थिर रही, इससे पहले कि वह धीरे धीरे सांस ले। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में निकली। उस रात घर में सिर्फ मैं और डाओरुएंग थे। इंद्र सब्जी गाड़ी के साथ चला गया था। बारिश तेज हो रही थी, हवा घर की दीवारों में से आ रही थी। मैं रसोई में बैठी थी, वह कुएं के पास बर्तन धो रही थी। सरावत तानाकोर ने उसे नहीं रोका, उसने उसे धीरे धीरे बोलने दिया। चांद खेरखम ने कांपती आवाज में जारी रखा, मुझे हमेशा उसके पैसे के बारे में संदेह रहा है। यह कभी स्पष्ट नहीं था। आधा हमेशा लामपांग में परिवार को वापस भेज दिया जाता था। मैं चुप रही, लेकिन मेरा दिल जल रहा था। उस रात मैंने उससे सीधे पूछा, तुम्हारे सारे पैसे कहाँ जाते हैं? तुम क्या छिपा रही हो? उसने एक स्पष्ट चेहरे के साथ जवाब दिया, क्या मैं अपने माता पिता को भेजने में गलत कर रही हूं? उन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने इंद्र को अकेले पाला, लेकिन उसने अपने परिवार को मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उसके हाथ अपने कपड़ों को और कसकर जकड़ रहे थे। फिर मैंने फोन के बारे में बात की। मैंने उसे एक आदमी से बात करते हुए सुना था। उसने इनकार किया, कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त है। लेकिन जिस तरह से उसने तुरंत फोन काट दिया, जिस तरह से उसकी आंखें कुछ छिपा रही थीं, मुझे यकीन था कि वह सिर्फ एक दोस्त नहीं है। सरावत तानाकोर्न आगे झुका। आगे क्या हुआ? चांद सोलाखम ने नियॉन रोशनी की ओर देखा जो खाली चमक रही थी। हमने बहस की। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन हमारी चीखें उससे भी तेज थीं। उसने कहा, मां को मेरे और भाई इंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन शब्दों ने मुझे अंधा बना दिया। मैं उठी और उसे देखा। वह कुर्सी पर ठोकर खाकर पीछे हट गई। कुल्हाड़ी मेज पर पड़ी थी। मैंने ऐसा करने का इरादा नहीं किया, लेकिन मेरे शरीर में खून उबल रहा था। मैंने कहा, अगर तुम अच्छी पत्नी नहीं बन सकती हो तो यहां से निकल जाओ। उसकी आवाज कर्कश हो गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। इससे पहले कि वह एक सपाट आवाज में जारी रखे, वह गिर गई। उसका सिर लकड़ी के मेज के किनारे से टकरा गया। खून बह रहा था। उस समय मैं मदद कर सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और घूम रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा और अपने दिल में फुसफुसाया, अगर वह गायब हो जाती है तो इंद्र मेरा हो जाएगा। कोई उसे मुझसे नहीं छीन पाएगा। उसने थूक निगली और धीमी आवाज में कहा। मैं उसके शरीर को रसोई में ले गई। बारिश तेज हो रही थी। गरज की आवाज हर आवाज को दबा रही थी। मैं जानती थी कि मैं जो कर रही हूं वह गलत है, लेकिन दिमाग कुछ से बंधा हुआ लग रहा था। मैंने उसके शरीर को छिपा दिया, जिस तरह से किसी मां को नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बैग, फोम बॉक्स, मैंने सब कुछ अपने हाथों से किया। सुबह मैंने एक पड़ोसी को बताया कि मैं लामपांग में ताज़ा मांस भेज रही हूं। किसी को कोई संदेह नहीं था। सरावत तानाकोर्न ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, इससे पहले कि उसने एक दृढ़ निगाह के साथ अपनी आंखें खोल दीं। तो इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी किया वह आपके होश में था? चांद चूड़कम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं होश में थी, लेकिन दिल ने इंद्र के लिए ऐसा करने को कहा। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी। कमरे के बाहर इंद्र उस आवाज को सुन रहा था जो दरवाजे से लीक हो रही थी। अपनी मां के शब्द उसके दिल में भाले की तरह चुभ रहे थे। उसके घुटने कमजोर हो गए। उसका सीना इतना सख्त हो गया कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वह खड़ा हो गया और ताज़ी हवा लेने के लिए इमारत से बाहर भाग गया। अजान जो इंतजार कर रहे थे उसके कंधे को सहलाने के लिए चले गए। योम, कभी कभी माता पिता का प्यार गलत दिशा में जाता है। अपने दिल को नष्ट न होने दो। अपनी मां के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपनी पत्नी को मत भूलो। दोनों अभी भी आपके जीवन का हिस्सा हैं। इंद्र सिर्फ अपना सिर हिला पाया। आंसू बिना किसी आवाज के बह रहे थे। उसके दिमाग में वह दो तरफा प्यार के बीच फंसा हुआ था जो आपस में टकरा रहा था, जिससे एक ऐसा घाव हो गया
जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। उसी समय पूछताछ कक्ष में मुतक्रैंगराई ने लिखना बंद कर दिया। चिंता में सरावत तानाकोण की ओर देखा। सारावत, यह एक स्पष्ट कबूलनामा है। सारावत तानाकोण ने अनिश्चित रूप से सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने कम आवाज में पूछा, श्रीमती, आपके इस कबूलनामे को हमने रिकॉर्ड किया है और इसे अदालत में पेश किया जाएगा। क्या आपको कोई पछतावा है? चांद थोरम स्थिर रही। उसकी आंखें एक पल के लिए नम हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हथेली के पीछे से उन्हें पोंछ दिया, इससे पहले कि वह फिर से कठोर हो जाए। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे केवल इस बात का पछतावा है कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं किया। मुतक्रैंगराई चौंक गई। पेन लगभग उसके हाथ से गिर गया। सरावत तानाकोण ने एक कड़वा चेहरा लिए फाइल बंद कर दी। ठीक है, सब कुछ लिख लो। आज से चांद से खंग पहले से सोचे समझे कत्ल के मामले में एक संदिग्ध है। अधिकारी चांद खानफा को वापस सेल में ले गए। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह पहली बार था जब उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। उसने खाली दीवार को घूर कर देखा, मानो पूरी दुनिया सिकुड़कर इस छोटे से कमरे तक आ गई हो। सरावत तानाकोण देर तक उस खिड़की के सामने खड़ा रहा जो ठंड से ढकी हुई थी। मुतक्रैंगराई उसके पास गया। सरावत, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। सारावत तानाकोण ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कभी कभी दिल में लंबे समय तक रहने वाले घाव अकेलेपन के साथ मिलकर लोगों के दिल को पत्थर में बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करना मुश्किल है। दोनों चुप थे। केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। उस रात बारिश की ठंडक मानव हृदय की ठंडक में घुल मिल गई, और यह किसी भी ठंडक से ज्यादा भारी थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे ग्रे बादलों के पीछे से झांक रहा था। पिछली रात की बारिश ने पावाई गांव की धरती की सड़कों पर पोखर छोड़ दिए थे, जिससे हर कदम लोगों के निशान छोड़ रहा था। भले ही यह छुट्टी का दिन था, लेकिन गांव में माहौल पहले जैसा नहीं था। वह कॉफी शॉप जो आमतौर पर किसानों की हंसी से गुलजार रहती थी, उस दिन चियांग राय का आकाश भूरे बादलों से ढका हुआ था, जैसे कि उन लोगों के साथ सांस रोके हुए हो जो सुबह से प्रांत की अदालत के सामने इकट्ठा हो रहे थे। पावाई के ग्रामीण धीरे धीरे पहुंचने लगे। कुछ उत्सुकतावश आए, कुछ सुनी सुनाई बातों की पुष्टि करने आए। चांद चाखा के मुकदमे की सुनवाई खुले तौर पर होनी थी, और सभी को पता था कि इस मुकदमे की सुनवाई सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि गांव की प्रतिष्ठा की बात है जो धूमिल होनी थी। इंद्र सिकुड़े हुए चेहरे के साथ आए, एक पुरानी शर्ट और सादे काले पैंट पहने हुए। अदालत कक्ष की ओर उसके कदम भारी थे, जैसे कि अदालत कक्ष की ओर हर कदम उसके कंधों पर एक नया बोझ था। वह जानता था कि आज उसका नाम गवाह के तौर पर पुकारा जाएगा, इसलिए उसका दिल कांप रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटे को उस मुकदमे में गवाही देनी पड़े जिसमें उसकी अपनी मां आरोपी हो। अदालत कक्ष के भीतर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। लकड़ी की कुर्सियां लोगों से भरी हुई थीं, यहां तक कि कुछ लोग पीछे भी खड़े थे। आर्द्र हवा कागज और पुरानी लकड़ी की गंध से घुली हुई थी। जज अपने चेहरे पर एक तटस्थ भाव लिए मंच पर बैठे थे। हथौड़ा उनके हाथ में था। अभियोजक मुकदमे की मोटी फाइल के साथ तैयार थे, जबकि चांद सेव के वकील किताब उलटने में व्यस्त दिख रहे थे। जैसे ही चांद खांफा को अंदर लाया गया, पूरे कमरे में फुसफुसाहटें फैल गईं। 65 वर्षीय वृद्धा सीधी चाल के साथ अंदर आई, नारंगी रंग का अपराधी का वस्त्र पहने हुए। उसके बालों को लापरवाही से बांधा गया था। उसकी निगाहें खाली थीं, लेकिन फिर भी लोगों के रीढ़ की हड्डी में ठंडी हवा भेजने के लिए काफी थीं। जज ने तेज आवाज में अदालत की सुनवाई शुरू की। आज अदालत आरोपी श्रीमती चांद की ओर से आपराधिक मामले की सुनवाई शुरू करेगी। अभियोजक, कृपया अभियोग की घोषणा करें। अभियोजक खड़ा हुआ और स्पष्ट, तेज आवाज में अभियोग पढ़ा। यह कि आरोपी ने घटना की रात जानबूझकर श्रीमती डाउरुएंग, अपनी बहू की हत्या कर दी, इस कारण से कि वह अपने इकलौते बेटे के प्रति द्वेष और कब्जा करना चाहती थी। और यह कि आरोपी ने एक तेज हथियार का इस्तेमाल किया। और यह कि आरोपी ने पीड़ित के शरीर को छुपाकर साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया। आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिससे कुछ लोगों को अपने मुंह को ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा और सुनने के लिए खुद को और नहीं रोक पाए। इंद्र सिर्फ सिर झुका सका। उसके हाथ उसकी गोद में कांप रहे थे। हर वाक्य एक तेज चाकू की तरह था जो उसके दिल को भेद रहा था। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन क्या वह उस महिला से नफरत कर सकता था जिसने उसे जन्म दिया? अभियोग की घोषणा के बाद गवाहों को बुलाने का समय आ गया। श्री इंद्र का नाम पुकारा गया। कमरे में सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। गवाह के स्थान तक उसकी यात्रा भारी थी, लेकिन वह बढ़ता रहा। उसने सच बताने की कसम खाई और फिर नीची निगाहों के साथ बैठ गया। न्यायाधीश ने सपाट स्वर में पूछा,
गवाह इंद्र, क्या यह सच है कि घटना की रात तुम घर से चले गए, अपनी मां और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर? इंद्र ने दबी आवाज में उत्तर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, योर ऑनर, मैं सब्जी गाड़ी के साथ चला गया। क्या गवाह ने घर से जाने से पहले किसी भी विवाद या असहमति के संकेत सुने या देखे? इंद्र ने थूक निगली। उसकी आंखें नम थीं। माहौल ठंडा था, योर ऑनर, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई है। मेरी मां चूल्हे पर बैठी थी, डाओरुएंग रसोई में चुप थी। जब मैं जा रहा था, डाओरुएंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मैं उस नज़र का मतलब नहीं समझ पाया, और फिर मैं चला गया। फुसफुसाहट फिर से गूंजने लगी। न्यायाधीश ने आदेश बहाल करने के लिए हथौड़ा मारा। अभियोजक ने जोर देना जारी रखा। तो जब गवाह घर से गया तो घर में केवल आरोपी और पीड़ित थे, है ना? इंद्र ने कमजोरी से सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ 2 लोग। अभियोजक ने इंद्र को ध्यान से घूरा। गवाह के अनुसार आपकी मां और पीड़ित के बीच हमेशा से कैसा रिश्ता रहा है? उस सवाल ने इंद्र को सख्त बना दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, उनमें अक्सर मतभेद होते थे, योर ऑनर। मेरी मां सख्त स्वभाव की है, मेरी पत्नी चुप स्वभाव की है। मुझे नहीं लगता था कि यह इस तरह से खत्म हो जाएगा। चांद खांफा, जो अभियुक्त की कुर्सी पर बैठी थी, सुनवाई की शुरुआत के बाद से पहली बार इंद्र की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में चमक आ रही थी। वह जोर से बोली, इंद्र, अपनी मां के बारे में बुरी बातें मत कहो। मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए किया। पूरा कमरा भौचक्का रह गया। कुछ लोग डर से पीछे हट गए। न्यायाधीश ने तुरंत हथौड़ा मारा। आरोपी, शांति बनाए रखो। तुम तभी बोल सकती हो जब तुम्हें बोलने की अनुमति दी जाए। इंद्र बस अपना सिर और नीचा कर सका। अपनी मां की आवाज एक श्रृंखला की तरह थी जिसने उसका गला बांध लिया था। वह चीखना चाहता था, यह बताना चाहता था कि एक बच्चे के प्यार का इस तरह से परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही गुम हो गई। सुनवाई अन्य गवाहों के बयानों के साथ जारी रही। पड़ोसियों ने गवाही दी कि उन्होंने उस रात एक तेज आवाज सुनी थी, जैसे एक कुर्सी गिर रही हो और एक महिला चीख रही हो। एक पुलिस अधिकारी ने लकड़ी के घर में पाए गए सबूतों के बारे में विस्तार से बताया। मिट्टी से सने सैंडल, धब्बों से सने कपड़े और एक कुल्हाड़ी पर अभी भी सूखे खून के निशान पाए गए। हर बयान ने मुकदमे को और मजबूत किया। कमरा शांत था, केवल कलमों के लिखने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जब अदालत ने मध्यंतर के लिए कार्यवाही रोक दी तो इंद्र थके हुए अंदाज में बाहर चला गया। अदालत के सामने के मैदान में कई पत्रकारों ने अपने कैमरे और माइक्रोफोन उसके सामने कर दिए। श्री इंद्र, क्या आप अभी भी अपनी मां की रक्षा करेंगे? अभियोग सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? इंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल सिर झुकाए उस भीड़ से निकल गया। दूर से उसने अजान बुन्मी को एक इमली के पेड़ के नीचे इंतजार करते देखा। वह उसके पास चला गया और उसका कंधा थपथ पाया। योम, अपने ही खून के खिलाफ गवाही देने से ज्यादा मुश्किल और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ही इस अभिशाप को दूर करेगी, भले ही यह दर्दनाक हो। अपने आप को तूफान में न बहने दो। इंद्र ने धीरे धीरे सिर हिलाया। इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन उसकी निगाहें खाली थीं, जैसे वह कहीं दूर देख रहा हो। वह जानता था कि सुनवाई अभी लंबी चलेगी और आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब से वह केवल एक बेटा या पति नहीं है, बल्कि उस कड़वे इतिहास का गवाह है जो हमेशा उसे सताएगा। उस दोपहर अदालत कक्ष फिर से लोगों से भर गया। पहले की बारिश अब फिर से गिर रही थी, जिससे माहौल और निराशाजनक हो गया। जज अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए कमरे में चले गए। हर कोई खड़ा हो गया और फिर हथौड़े की आवाज के बाद फिर से बैठ गया। इंद्र अपनी उसी सीट पर बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जज ने सख्त आवाज में शुरुआत की, अदालत फैसला सुनाएगी। कमरा शांत हो गया। केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी जो जस्ती छत से टकरा रही थी। न्यायाधीश मंडल ने एक एक करके कानूनी निष्कर्ष पढ़ना शुरू कर दिया। लकड़ी के घर में पाए गए भौतिक प्रमाण, उस रात हुई लड़ाई के बारे में पड़ोसियों के बयान और पुलिस द्वारा खोजे गए रक्त से सनाए लंबे हथियारों के बारे में बयान। फिर आरोपी के कबूलनामे के साथ, जो बताती है कि उसका कार्य अपने बेटे को खोने के डर से प्रेरित था। न्यायाधीश ने कहा कि इन सभी तथ्यों ने एक स्पष्ट तस्वीर बना दी है। अभियुक्त दोषी है। इंद्र सख्त होकर बैठ गया। उसके दोनों हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, जैसे रक्त का प्रवाह रुक गया हो। उसे आसपास के लोगों की सांस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थीं,
प्रत्येक सांस उसके तंत्रिकाओं को नष्ट करने वाले हथौड़े की तरह थी। पहली पंक्ति में डाओरुएंग का परिवार तनाव के साथ बैठा रहा। उनकी आंखें लाल हो रही थीं, आंसुओं को दबाए हुए। अंत में न्यायाधीश ने कहा, सभी सबूतों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त की उम्र और कबूलनामे को ध्यान में रखते हुए, अदालत इस मामले में अभियुक्त चांद खानफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। धड़ाम 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 हथौड़े को 3 बार मारा गया, जो सन्नाटे को तोड़कर दिन के उजाले में बिजली की तरह गूंज उठा। अदालत कक्ष में चीख पुकार मच गई। कई लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ ने कृतज्ञता से सांस ली। डाओरुएंग के पिता ने अपनी पत्नी की बाहों में सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। डाओरुएंग की मां के आंसू बह रहे थे, इस बार सिर्फ दुहा के कारण नहीं, बल्कि राहत के कारण। वे कसकर गले मिले, जैसे एक भारी बोझ उतार दिया गया हो। फैसला सुनाए जाने के बाद चांद खांफा खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, कोई विरोध नहीं था, कोई रोना नहीं था। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया और वापस मुड़े बिना ही अधिकारियों के साथ गरिमा से चली गई। पत्रकारों ने जल्दी से अपने कैमरे और क्षणों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पुलिस ने परेशानी से बचाने के लिए बाहर पहरा दिया। ग्रामीण चारों ओर भीड़ में खड़े थे, कुछ करीब से देखना चाहते थे, कुछ बस कानाफूसी कर रहे थे। अंत में उसे सजा मिल गई। गरीब इंद्र, उसे यह सब सहना पड़ा। इंद्र थके हुए अंदाज में इमारत से बाहर चला गया। अजान बुन्मी उसके पास चले आए, उसका कंधा थपथपाया। योम, न्याय हो गया है। अब यह तुम्हारी बारी है कि तुम स्वीकार करना सीखो, भूलना नहीं। इस घाव को शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वीकार करने से तुम आगे बढ़ पाओगे। इंद्र ने केवल सिर झुका सका। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फादर, ऐसा लगता है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी पत्नी चली गई है, मेरी मां कैद है। मुझे नहीं पता कि क्या इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह है। अजान ने उस पर दया से देखा। योम के लिए हमेशा एक जगह होती है, जब तक कि योम हार नहीं मानता है। जीवन यहीं नहीं रुकता। उन शब्दों ने इंद्र के कानों में प्रवेश किया, लेकिन उसका दिल अभी भी कांप रहा था। उसने डाओरुएंग के परिवार को छत के नीचे गले मिलते हुए देखा। उनकी निगाहें एक पल के लिए मिलीं। डाओरुएंग के पिता ने थोड़ा सा सिर हिलाया। यह पूर्ण क्षमा का संकेत नहीं था, लेकिन यह एक संकेत था कि उन्होंने इंद्र के सच बोलने के फैसले को स्वीकार कर लिया था। इंद्र के कदम अदालत से दूर भारी थे। बारिश तेज हो गई, उसके कपड़े भीग गए। वह बिना छाता के चला गया, हर बारिश की बूंद को अपने चेहरे को छूने दिया। उस बारिश में उसे अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन उस खालीपन के पीछे थोड़ी राहत छिपी थी। उसने एक पक्ष चुना था, उसने सच बोल दिया था। फैसला सुनाए जाने के बाद से पावाई गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। ग्रामीण अब हर रात उस मामले के बारे में कॉफी शॉप पर नहीं मिलते थे। बच्चे फिर से धरती की सड़कों पर दौड़ रहे थे। उनकी आवाजें रसोई में लकड़ी के मोर्टार से निकलने वाली आवाज के साथ मिल रही थीं। लेकिन जब भी वे चांदसव के पुराने घर से गुजरते थे, तो वे तेजी से भागते थे, जैसे कि उन्हें डर हो कि वहां कुछ टिका हुआ है। इंद्र के लिए गांव की शांति का कोई मतलब नहीं था। उसका जीवन अभी भी खालीपन से ग्रस्त था। हर सुबह वह भारी सिर और घर के छत पर टिकी निगाहों के साथ उठता था और खुद से पूछता था कि अब किस लिए जीना है। जिस पत्नी से वह प्यार करता था, वह चली गई थी, और उसकी मां एक कसाई के पीछे कैद थी, और वह प्यार और घाव के बीच फंसा हुआ था। उसने बाजार में काम पर वापस जाने की कोशिश की, धान की थैलियों और सब्जी की पेटी को लेकर घूमा, लेकिन हर बार जब वह चलता था तो लोग बस घूरते थे और फिर जल्दी से अपनी निगाहें झुका लेते थे। कोई फुसफुसाहट नहीं थी, लेकिन उन निगाहों को चुभन शब्दों से भी ज्यादा होती थी, जैसे वे 1000 शब्दों से भी ज्यादा बोल सकती हों। उसकी रातें कभी शांतिपूर्ण नहीं होती थीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे वह घर के चारों ओर पैरों की आवाज सुन रहा हो। कभी कभी वह किसी महिला को उसका नाम धीमी आवाज में बुलाते हुए सुनता था। एक रात वह अपनी मां के परित्यक्त घर के सामने खड़ा था। पड़ोसी के घरों से आने वाली रोशनी खिड़की के कांच पर टकरा रही थी, और उसने अंदर डाओरुएंग की तरह एक धुंधली छाया देखी। उसका दिल धड़कने लगा, उसका शरीर सख्त हो गया। जब वह पास गया तो वह छाया गायब हो गई, केवल उसके अपने चेहरे का प्रतिबिंब रह गया। अज्जान बुन्मी अभी भी अक्सर उससे मिलने आते थे। वह कुछ छोटे छोटे उपहार लाते थे, कभी कभी एक गरम केले के चिप्स भी लाते थे। एक दोपहर उन्होंने कहा, योम, अगर तुम्हें खालीपन महसूस हो रहा है तो उसे अच्छा करके भरो, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल को शांत करने के लिए। पेड़ लगाना, पड़ोसियों की मदद करना या सिर्फ मंदिर में पानी भरना, यह सब एक परेशान दिल के लिए दवा हो सकता है। इंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। वे शब्द उसके दिल में अटक गए थे।
भले ही उसका दिल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। डाओरुएंग का परिवार कभी कभार अलग अलग कागजों को संभालने के लिए गांव आता था। हर बार जब वे इंद्र से मिलते थे तो वे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। डाओरुएंग की मां बस एक पल के लिए देखती थी और फिर अपनी निगाहें झुका लेती थी। उसके पिता ने थोड़ा सा सिर हिलाया। खुलकर कोई नफरत नहीं थी, लेकिन कोई गर्मी भी नहीं थी। उनका रिश्ता अब एक फिसलन वाले रास्ते की तरह था, जिस पर चलना तो था, लेकिन सावधानी से। इंद्र ने धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। उसने पड़ोसियों को अपने सब्जी के बगीचों को संभालने में मदद की, ऐसे कामों में जिनकी ताकत पुराने पड़ोसियों में नहीं रही। उसके खुरदुरे हाथ घास निकालने, पौधे लगाने और जमीन को पानी देने से परिचित हो गए थे। उन गतिविधियों ने उसे उस तनाव की भावना को कम कर दिया जो उसने त्रासदी के बाद से नहीं महसूस की थी। एक सुबह उसने एक महिला को गर्म चाय का एक कप दिया। उसके बाद उसने धान के भूसे को फैलाने में मदद की थी। धन्यवाद इंद्र, उसने सादे शब्दों में कहा। उन आसान शब्दों ने उसकी आंखों को गर्म कर दिया। बहुत समय हो गया था जब उसने गांव के किसी व्यक्ति से दिल से धन्यवाद सुना था, लेकिन पुराने घाव पूरी तरह से मिट नहीं गए थे। कुछ रातें ऐसी भी थीं जब वह ठंडे पसीने से लथपथ होकर जागता था। अतीत की परछाइयां उसे सता रही थीं। एक रात मंदिर से वापस आते समय उसने पीछे से एक शाखा टूटने की आवाज सुनी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वह चल नहीं पा रहा था। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन केवल हवा थी जो एक सूखी शाखा को हिला रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया कि वह तेज कदमों से घर तक चले। वह मंदिर में और भी अधिक बार आने लगा। लोग बिना ज्यादा कुछ कहे उसका स्वागत कर रहे थे, बस मुस्कुरा रहे थे, जो उसके लिए काफी था। प्रार्थना करने के बाद वह अक्सर लंबे समय तक चुपचाप फर्श पर बैठा रहता। एक शांति थी, लेकिन एक अपराध भी था जो कभी दूर नहीं हुआ। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो दो दुनियाओं में खड़ा था। एक दुनिया सामान्य होने की कोशिश कर रही थी और दूसरी अभी भी अतीत के खून और आंसुओं से भरी हुई थी। एक दिन गांव का एक युवक सड़क पर उसके पास आया। भाई इंद्र, क्या तुम कल मेरे खेत में मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पिता बीमार हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इंद्र एक पल के लिए रुका, फिर सिर हिलाया। उस रात वह थोड़े गर्म दिल के साथ सोने गया। काफी समय के बाद आखिरकार किसी ने उस पर फिर से भरोसा किया था। उसने गांव के युवकों के साथ रात में भी भाग लेना शुरू कर दिया। 3 बांस के दस्तक की आवाज पहरा बदलने का संकेत थी। झंझावात की रोशनी एक छोटे से मंडप में चमक रही थी। गांव की कहानियां, कटहल के बारे में, फसलों के बारे में, बाजार में धान की कीमतों के बारे में उसे ऐसा महसूस करा रही थीं कि वह उनका फिर से हिस्सा बन गया है। वह ज्यादा कुछ नहीं कहता था, लेकिन कभी कभी हौंसता था। अज़ान बुन्मी ने एक रात प्रार्थना करने के बाद उससे मुलाकात की। योम, मुझे देखकर खुशी हो रही है कि तुम गांव वालों के साथ घुल मिल रहे हो। यह अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि अपने जीवन को उन घावों से नहीं आंकना जो तुम सह रहे हो, बल्कि उन अच्छाइयों से आंको जो तुम अभी भी बांट सकते हो, भले ही वह थोड़ा हो। हर अच्छाई तुम्हारे अपने दिल को शांत करने के लिए एक दवा होगी। इंद्र ने बस अपना सिर झुकाया, धीमी आवाज में कहा, कभी कभी मुझे मजबूत महसूस होता है फादर, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं फिर से डूब जाऊंगा। अजान ने उसका कंधा थपथपाया। अगर तुम डूबते हो तो तुम्हें तैरना होगा। अपने आप को बर्बाद न होने दो। भगवान के पास हमेशा लाइफ जैकेट होता है, बस कभी कभी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगले कुछ दिनों में इंद्र ने खेती के बारे में और भी बातें सीखना शुरू कर दिया। उसने एक पड़ोसी की छोटी सी जमीन पर मक्का बोया, जो बूढ़ा था और काम करने की ताकत नहीं थी। नम मिट्टी की गंध, कोमल पत्तियों पर ओस और उसके माथे पर बहने वाला पसीना, इन सब ने उसे एक शांतिपूर्ण भावना दी जो उसने त्रासदी के बाद से नहीं महसूस की थी। हर बार जब उसने मिट्टी से छोटे छोटे पौधे निकलते देखे तो उसका दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ, जैसे कि जीवन ने उसे एक नया अवसर दिया हो। फिर भी वह जानता था कि पुराने घाव अभी भी हैं। उसे अभी भी खालीपन महसूस होता था। अभी भी ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जो मौजूद नहीं थीं। लेकिन अब उसके पास हर सुबह उठने का एक कारण था। छोटा सा खेत, मंदिर में जाना, रात का पहरा और गांव वाले जो उस पर फिर से भरोसा करने लगे थे। इंद्र को एहसास हुआ कि वह शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके द्वारा उठाए गए हर छोटे कदम ने उसे आगे जीने का रास्ता दिया। वह घाव अभी भी खून से रिस रहा था, लेकिन सिलाई के बीच उसने उम्मीद बुननी शुरू कर दी थी। एक उम्मीद थी कि किसी दिन, भले ही वह सही न हो, उसका जीवन फिर से सार्थक हो सकता है। समय बिना किसी सूचना के उड़ गया।
दिसंबर की भारी बारिश धीरे धीरे साल की शुरुआत की गर्म धूप में बदल गई। पावई गांव के चारों ओर के खेत फिर से हरे हो गए। पक्षियों की चहचहाहट बांस के पेड़ों से आ रही थी। ग्रामीण अपने सामान्य जीवन में वापस आ रहे गए थे। पत्नियां अपने कपड़े आंगन में सुखा रही थीं, पति अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे और बच्चे धान के खेतों में दौड़ रहे थे। इंद्र भी उस व्यस्तता में डूब गया था। उसके हाथ अब कुदालों से परिचित थे। उसके जोड़ पृथ्वी के साथ एक हो गए थे। हर सुबह वह भोर से पहले ही निकल जाता था, जब सूरज मुश्किल से पहाड़ियों से झांकता था और ओस अभी भी पत्तियों पर चिपकी होती थी। इंद्र पहले से ही खेत पर होता था। उसे वहां एक अजीब शांति मिली। जब उसने उन पौधों को देखा जिन्हें उसने उगाया था, तो वे मजबूत मक्का के पौधे बन गए थे। तो उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद को देख रहा है, कभी नाजुक, लगभग टूट जाने वाला, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से खड़ा हो रहा है। पड़ोसी और भी अधिक मिलनसार हो गए थे। एक बूढ़ा आदमी एक बार उससे खेत में चला गया और कहा, इंद्र, मुझे तुम्हें कड़ी मेहनत करते देखकर खुशी हो रही है। पहले मुझे डर था कि तुम कभी नहीं उठ पाओगे। उन आसान शब्दों ने पुराने घावों को भरने में मदद करने वाली दवा की तरह थे, लेकिन कड़वी यादें पूरी तरह से दूर नहीं हुईं। कुछ क्षण ऐसे भी थे जब छोटी छोटी बातें यादों को जगा सकती थीं। जब उसने किसी महिला को दूर से अपने बच्चे को बुलाते हुए सुना, तो उसे डाओरुएंग की याद आती थी। जब उसने बाजार में किसी मां को अपने बेटे का कंधा थपथपाते हुए देखा, तो उसे चांद खंबा की याद आती थी। वे दो चेहरे अब केवल भूत नहीं थे, बल्कि उसके दिल पर छाए हुए थे। एक चेहरा प्यार से भरा, दूसरा चेहरा ठंडक से भरा, जो उसके साथ हमेशा रहेगा। रात में वह अक्सर किराए के घर के बरामदे पर बैठा रहता था, तारों से भरे आकाश को देखता रहता था। झिंगुरों का शोर उसके विचारों को शांत कर रहा था। उस खामोशी में वह धीमी आवाज में फुसफुसाता था, जैसे डाओरुएंग अभी भी सुन रही हो। मैं कोशिश कर रहा हूं, डाओरुएंग, मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं, यहां फांस कर नहीं रहूं। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे पहले की तरह दर्दनाक नहीं थे। एक दिन मंदिर में एक समारोह था, जिसमें छत की मरम्मत की जा रही थी, जो लीक कर रही थी। इंद्र ने इसमें भी भाग लिया। उसने टाइलों को उठाने, कीलें ठोकने और उन लोगों को चाय पिलाने में मदद की जो मदद करने आए थे। बच्चे कीलें लेकर दौड़ रहे थे, पत्नियां गर्म नाश्ते के बर्तन लाई थीं, जबकि पति धीरे धीरे हौंस रहे थे। पसीने से तरबतर होने के बावजूद सद्भाव से भरा माहौल इंद्र को फिर से गांव का हिस्सा होने जैसा महसूस करा रहा था। समारोह के बाद अज्जान ने सभी के सामने कहा, हम सब ने गलतियां की हैं, हम सब गिरे हैं, लेकिन इंद्र ने अपने कार्यों से दिखाया है कि वह बदलना चाहता है। कृपया उसका समर्थन करें, न केवल शब्दों से बल्कि विश्वास से भी। माहौल एक पल के लिए शांत हो गया और फिर कई लोगों ने सिर हिलाया। कुछ ने उसका कंधा थपथपाया, कुछ ने हाथ बढ़ाकर अभिवादन किया। पहले से ज्यादा समय के बाद इंद्र को पूरी तरह से स्वीकार किए जाने जैसा महसूस हो रहा था, न कि सिर्फ नजरअंदाज किया जाना। फिर भी उसने खुद को बेवकूफ नहीं बनाया। वह जानता था कि अतीत की यादें अभी भी हैं। वह जानता था कि दुःस्वप्न अभी भी आ सकते हैं, लेकिन अब उसके पास जागने का एक कारण था। छोटा सा खेत, हर रात का पहरा और गांव वाले जो उस पर फिर से विश्वास करने लगे थे। इंद्र को एहसास हुआ कि वह शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम जीने का एक तरीका था। वह घाव अभी भी खून से रिस रहा था, लेकिन सिलाई के बीच वह उम्मीद बुननी शुरू कर दी थी। एक उम्मीद थी कि किसी दिन, भले ही यह परिपूर्ण न हो, उसका जीवन फिर से सार्थक हो सकता है। एक शाम, जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज से छिप रहा था और आसमान नारंगी रंग से भरा हुआ था, इंद्र अपने खेत पर खड़ा था। टिड्डियों का शोर डूब रहा था। शाम की हवा धान के पौधों को हिला रही थी और सुनहरी रोशनी धान के खेत में पानी की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नम मिट्टी और ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में भर लिया। मेरा जीवन शायद परिपूर्ण नहीं है, उसने फुसफुसाया, लेकिन तूफान के बाद धान की तरह जीवन के बुरे गुजरने के बाद भी मीठे फल आ सकते हैं। इंद्र के कदम अभी भी स्थिर नहीं थे, लेकिन अब उसे एक बात पता थी, जीवन को आगे बढ़ना है। और उस नारंगी आकाश के नीचे एक शांत दिल के साथ वह घर चला गया। इंद्र का जीवन हर किसी के लिए एक दर्पण की तरह है, जो यह देखता है कि एक इंसान सबसे गहरे स्तर तक कैसे गिर सकता है, लेकिन फिर से खड़े होने का मौका दिया जाता है। उसने जो घाव सहे हैं, शायद वे कभी पूरी तरह से ठीक न हों। उसने उस पत्नी को खो दिया जिससे वह प्यार करता था, और उसकी अपनी मां एक ऐसे अपराध में डूबी हुई थी जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया था।
लेकिन उस सारे दर्द से उसने कुछ ऐसा खोज लिया जो अधिक मूल्यवान था, जीने की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि दुहक हर चीज का अंत है, लेकिन इंद्र की कहानी से हमने सीखा कि दुहक एक नई शुरुआत भी हो सकती है। उसने दुहक में डूबना नहीं चुना, भले ही उसका दिल चकनाचूर हो गया हो। उसने फसल उगाना, पड़ोसियों की मदद करना चुना और फिर से गांव का हिस्सा बनने के लिए खड़ा होना चुना। छोटे छोटे कदमों से उसने यह साबित कर दिया कि जीवन अभी भी आगे बढ़ सकता है, भले ही वह जख्मों से भरा हो। इस यात्रा से कुछ विचार हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। पहला, परिवार आशीर्वाद और परीक्षा दोनों हैं। बहुत अधिक प्यार खोने के डर के साथ मिलकर जहर में बदल सकता है, जैसा कि उसकी मां ने अनुभव किया। गलत दिशा में किया गया प्यार हर चीज को नष्ट कर सकता है। दूसरा, क्षमा का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि खुद को ठीक होने के लिए जगह देना है। इंद्र शायद उन घटनाओं को कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसने अपने दिल को और अधिक स्वतंत्र करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। कभी कभी हमें उन घावों को सहना पड़ता है जिन्हें हमने नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन घावों को अपने जीवन पर हावी होने देंगे, या हम उनका इस्तेमाल एक अनुस्मारक के तौर पर करेंगे कि हम अधिक समझदारी से जिएं। अंत में इंद्र को एहसास हुआ कि हर दिन एक नया अवसर है। अच्छाई के बीज बोने का अवसर, चाहे वे कितने भी छोटे हों। मुस्कुराने का अवसर, भले ही दिल अभी भी भारी हो। और हार न मानने का अवसर, क्योंकि जीवन इतनी नफरत और अफसोस के साथ खर्च करने के लिए बहुत छोटा है। दोस्तों, शायद हम में से कुछ ने दिल को झकझोर देने वाला दर्द महसूस किया हो, नुकसान हुआ हो, या किसी करीबी ने धोखा दिया हो। कृपया याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन हमें हमेशा फिर से उठने के लिए जगह देता है, जब तक कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इंद्र की कहानी से आइए हम सीखें कि अतीत को भविष्य को दूर न ले जाने दें, शोक को खुशी के रास्ते को न रोकें। क्योंकि फसल काटने के बाद धान के पौधे जिस तरह फिर से फलते फूलते हैं, उसी तरह मनुष्य का दिल भी परीक्षा पास करने के बाद फिर से मजबूत हो सकता है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया टिप्पणियों में साझा करें कि आपने इंद्र की यात्रा से क्या सीखा। क्या आपने कभी किसी विफलता से उबरने का अनुभव किया है? आइए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हर कहानी दूसरों को प्रेरणा दे सकती है। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह हमेशा आती है। और चाहे घाव कितना भी गहरा क्यों न हो, इलाज की हमेशा उम्मीद होती है।